अपने प्रदेश में तरबूज की खेती करके किसान अच्छी लाभ ले सकते हैं। जैसा कि इसकी बुआई का समय चल रहा है तो किसान भाई इसकी बुआई करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इस पर जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार। जब भी हम किसी चीज का खेती करते हैं तो सबसे पहले उसके प्रभेद का चुनाव करते हैं। तो तरबूज के खेती के लिए तरबूज की खेती करने के लिए जरूरी है कि आप उन्नतशील किस्मों का चयन करें ताकि तरबूज की फसल से अधिक उपज मिल सके और तरबूज से अधिक आय हो सके। सबसे अच्छा प्रभेद जैसे शुगर बेबी है, अर्का ज्योति है, वंडर है, इस प्रकार से कई वेराइटियां हैं जो कि प्राइवेट कंपनी भी बनाती है, लेकिन बेस्ट वेराइटी जो है आपका शुगर बेबी है, अर्का ज्योति है, ये सब का ही चुनाव कर लगाएं। उसके बाद हम बीज खरीदने पर भी ध्यान देते हैं। बीज जब भी खरीदें तो विश्वसनीय स्रोत से ही खरीदें, जैसे कोई सर्टिफाइड विक्रेता हो उससे खरीदें, कृषि विश्वविद्यालय से खरीदें या नेशनल सीड कॉरपोरेशन से खरीदें। इन सब जगहों से ही खरीद कर लगाएं। तो उसके पहले आप उसे उपचारित अवश्य कर लें। उपचारित करने के लिए 1 किलो बीज के लिए आप 3 ग्राम बेविस्टिन दवा उस भिगोए हुए बीज में मिला लें और तब पोटली बांधकर भूसा में या कंपोस्ट के अंदर उसे गाड़ दें। उसके बाद ही उसे खेत में बुआई करें। आप सबसे पहले मिट्टी पलटने वाला जो आजकल ट्रैक्टर है, मिट्टी पलटने वाला हल से उसकी पहली जुताई कर लें। दूसरी जुताई आप कल्टीवेटर से करें और उसके बाद जो है उसमें अच्छी तरह से पाटा देकर खेत को समतल बना लें। तरबूज की खेती के लिए मिट्टी के जांच के अनुसार खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद बिखेरकर अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देवें। इसके अलावा संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। बुआई करने के पहले खेत में आप देख लें कि पर्याप्त नमी है कि नहीं। अगर पर्याप्त नमी नहीं रहेगा तो बीज का जमाव जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, बहुत कम बीज जम पाएगा। इसलिए खेत में नमी रहना बहुत आवश्यक है। इसकी बुआई के लिए आप नाली बना लें। नाली बनाने के लिए आपको नाली से नाली की दूरी 2 मीटर रखना है और उस नाली में ही, नाली के अंदर ही हमें उसकी बुआई करनी है। तो नाली में जो है आप थाला भी बना लें। प्रति थाला, प्रति गड्ढा 2 से 3 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या आधा किलो वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल दें। उसके बाद उसमें 15 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास उस मिट्टी में डालकर अच्छी तरह मिला दें और गड्ढा को भर दें। यानी कि पौधा से पौधा की दूरी आपको 1 मीटर रखें और एक थाला में आप 3 से 4 बीज बोना है। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद जब पौधा 2 पत्ती के अवस्था में हो जाता है तो पुनः जो है उसमें यूरिया का उपरिवेशन करते हैं। यानी प्रति थाला आप 15 ग्राम यूरिया पौधा के चारों तरफ डालकर उसे मिट्टी में मिला दें। अगर खाद देने के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है तो खाद देने के बाद उसमें सिंचाई अवश्य कर दें। अब है इसमें जब हम सिंचाई करते हैं, जब फलन हो जाता है तो सिंचाई हमेशा कोशिश करें कि सिर्फ नाला में ही पानी जाए। अगर पूरी खेत में आप सिंचाई कर देंगे तो उस समय फलन की अवस्था रहेगी तो आपका फल सड़ने लगेगा, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सिर्फ पानी नाला में ही जाए। डॉक्टर साहब अभी हमने सरसों लगाई है और इसमें फलियाँ चालू हो रही हैं। इसमें कोई रोग कीट का प्रकोप हो रहा है, इसके बारे में जानकारी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि किसान अर्जुन जी से मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि
सरसों में और क्या क्या कीट संभावना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अर्जुन जी कि अब जिस अवस्था में आपकी सरसों है, फूल अवस्था और बालियाँ बनना चालू हो गई है, अब इसमें आपके और कोई बीमारी आने की संभावना नहीं है। एक जो मोइला एफिड अल जो आने की संभावना है, उसके लिए अभी मौसम वातावरणीय मैं बता देता हूँ कैसे आता है। जब मौसम में चारों तरफ बादल छाए हुए हो और थोड़ी गर्मी हो, तब जो अल है इसकी मादाएं बिना किसी निषेचन के अंडे देना चालू कर, सीधा बच्चा देना चालू कर देती है और बहुत सारा अल आता है और इसको नुकसान पहुंचाता है। सरसों की फसल में माहू कीट, जिससे हमारे कुछ किसान भाई चेपा तथा एफिड के नाम से भी जानते हैं। ये कीट हल्के हरे पीले रंग का 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। इसका प्रकोप जब फसल पर फूल बनने शुरू होते हैं तब होता है और ये मार्च महीने तक बना रहता है। प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। फसल पर इस कीट का लगातार आक्रमण रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं, जिन पर काला कवक लग जाता है। परिणाम स्वरूप पौधों की भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पैदावार में कमी आती है। कीट ग्रसित पौधों की वृद्धि रुक जाती है और इसके चलते कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती, और अगर लगती है तो उनमें दाने पिचके और छोटे बनते हैं। अल आने से क्या नुकसान होगा, आपकी पत्तियों पे वो बैठेंगे, बैठते पत्तियों और फलियों पे रस सोचना चालू करेंगे। रस सोचने चालू करने से आपके जिन फलियों में दाने बन रहे हैं वो दाने पिचके हुए बनेंगे या बनेंगे ही नहीं, तो इससे आपकी पैदावार कम हो जाएगी। माहू कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा रासायनिक दवाओं में डाईमेथोएट 30 EC या मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और यदि एक बार फसल में छिड़काव करने पर नियंत्रण नहीं होता तो दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोहराएं। इस प्रकार से माहू कीट का समय रहते नियंत्रण करके आप अपनी फसलों से आशातीत उत्पादन ले सकते हैं। अगर वो कीट आता है तो आपको एक कीटनाशक दवा का नाम बताता हूँ। उस कीटनाशक दवा का नाम है एसिटामाप्रिड 20 SP, जो आप 1 ग्राम 2 लीटर पानी में डाल के उसके हिसाब से अगर आप स्प्रे करेंगे तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस टाइम सरसों के फूल आ रहे हैं और फूलों पर मक्खियाँ अधिक ज़्यादा बैठ रही हैं, इसका कोई प्रकोप तो नहीं पड़ेगा फसल के अंदर? थोड़ा हमको जानकारी बताइए। जैसा कि किसान अर्जुन लाल जी ने पूछा, किसान की मधुमक्खियाँ इनके सरसों के फूलों पे भिनभिना रही है, खूब आ रही है। तो अर्जुन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मधुमक्खियाँ जितनी आपकी फसल में आएगी उतनी पैदावार आपकी बढ़ेगी। मधुमक्खियाँ किसानों की मित्र है और ये परागण का काम करती है। जितनी मधुमक्खियाँ आपकी इस सरसों के फूल पे बैठेगी, परागण होगा, आपके दाने की क्वालिटी अच्छी होगी और पैदावार ज़्यादा होगी। अपने प्रदेश के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और उससे अच्छा लाभ भी कमा लेते हैं। इस लाभ के दायरे को किसान और भी बढ़ा सकते हैं। बस जरूरत है उन्नत नस्ल के पशुओं को पालने की। तो अपने क्षेत्र के लिए कौन सी गाय और भैंस अधिक उपयोगी होगी और उनको खरीदते समय किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ये सब जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। हमारे देश में गायों की लगभग 30 और भैंसों की 15 प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें दूध देने वाली नस्लों की संख्या सीमित है। हमारे किसान जिनकी इच्छा दूध व्यवसाय से जुड़ने की हो, उनके लिए दुधारू पशुओं की नस्लें एवं चयन की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। दुधारू पशुओं का चयन उनके जातिगत गुणों, दुग्ध उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता इत्यादि के आधार पर किया जाता है। साहिवाल, ये लंबे सिर, छोटे सींग, मध्यम आकार, लाल रंग, ढीले चमड़े एवं लंबे थनों वाली नस्ल है, जो प्रति ब्यात 300 दिन लगभग 1900 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। लाल सिंधी, ये गहरे लाल एवं भूरे रंग की मध्यम आकार की गाय है, जिसका सींग छोटा और कान बड़े होते हैं। ये प्रति ब्यात लगभग 1600 लीटर दूध देती है। गीर, ये सफेद चित्तियों से युक्त लाल रंग की मध्यम आकार की नस्ल है, जो गुजरात के गीर पहाड़ियों में पाई जाती है, जिसका सींग मध्यम आकार का, पीछे की ओर मुड़ा हुआ, कान लंबे लटकते हुए एवं पूंछ कोड़े जैसी होती है। ये प्रति ब्यात लगभग 1500 लीटर दूध देती है।
थपाकर ये गठीले शरीर, लंबा चेहरा, मध्यम आकार के सींग, लंबे काले गच्छों से युक्त पूंछ एवं बड़े कान वाली गाय है, जो राजस्थान के थार मरुस्थल एवं कच्छ में पाई जाती है। ये प्रति ब्यात लगभग 2200 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। भैंसों की नस्लों के बारे में बात करें तो मुर्रा नस्ल काफी उपयोगी है। इस नस्ल की भैंसों का मूल स्थान हरियाणा एवं पंजाब का पश्चिमी इलाका है। ये विशाल गहरे काले रंग, गर्दन एवं सिर अपेक्षाकृत लंबा, आयनपूर्ण विकसित पूंछ बालों के गुच्छों से भरे हुए, आगे की तरफ पतली एवं पीछे से भारी होती है। ये लगभग 3 साल में प्रथम बच्चा एवं प्रति ब्यात लगभग 2000 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सुरती, इस नस्ल का विकास गुजरात राज्य के खैरा एवं बड़ौदा जिलों में हुआ है। मध्यम आकार, सिर लंबा, सींग हंसिया आकार का, रंग भूरा या हल्का काला एवं जबड़े तथा छाती पर 2 सफेद धारियों का पाया जाना इस नस्ल की पहचान है। ये नस्ल प्रति ब्यात औसतन 1800 लीटर दूध देती है। दुधारू पशुओं का मूल्यांकन उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता, प्रतिवर्ष बच्चे देने की क्षमता तथा लंबे, स्वस्थ एवं उपयोगी जीवन से किया जाता है। अच्छे दुधारू पशुओं को खरीदते समय किसान भाइयों को पशुओं, शारीरिक संरचना, दुग्ध उत्पादन क्षमता, वंशावली, आयु, स्वास्थ्य और जनन क्षमता के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तभी डेयरी व्यवसाय से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव करणपुर, जिला मधुबनी के रामनरेश यादव ने। आपने आम के बागान में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आम पौधों की देखरेख और आम की खेती से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले, इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके देखरेख की अगर हम बात करें तो पूरे साल भर किसान भाई इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे इसमें देखा गया है कि कई प्रकार के कीट और बीमारी की लगती है। अगर हम कीट की बात करें तो मधुआ कीट, मिलीबाग, तना छेदक इत्यादि काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान करते हैं। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसान भाई जैसे ही बरसात की मौसम ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप अपनी बागों की साफ सफाई करें, उसमें खरपतवार से बिल्कुल मुक्त रखें। सबसे पहले तो हम जो ज़मीन की है उसका जुताई करेंगे ताकि उसका अंडा प्यूपा जो है नष्ट हो सके। जैसे आपका आम का पेड़ है, उस पेड़ में हम काला प्लास्टिक पौधे की मोटाई की आकार का हम काट के उसका 1 मीटर चौड़ा तार या रस्सी से बांध देंगे और उसमें अलकतरा या ग्रीस उसमें लगा देंगे। तो जो मिलीबग ऊपर चढ़ने वाले हैं वो ऊपर नहीं चढ़ेंगे और नीचे ही रह जाएंगे और उसको हम किसी तरह से उसको कोई इंसेक्टिसाइड दे के उसको मार दे सकते हैं। तो ये कीड़ा काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसको रोकथाम करने के लिए आपको जो है कई प्रकार का दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। इसमें साधारणतः हम लोग 2 से 3 बार स्प्रे करने की आवश्यकता होगा। जैसे डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करके आप उसको रोक सकते हैं। तो इस कीट को हम इस तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें और एक कीट जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है और ये कीट विशेषकर
फूल आने के समय से काफ़ी ज़्यादा आम में नुकसान करते हैं। इस कीट का नाम है मधुआ कीट। फुदका या भुनका या लस्सी कीट, यह अधिक दूर तक न उड़ सकने वाला कीट आम के फूल एवं मुलायम कोपलों का रस चूसते हैं। परिणाम स्वरूप फूल सूख जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर ये कीड़े काली फफूंदी, ब्लैक सूटी मोल्ड नामक बीमारी को जन्म देते हैं। रोकथाम हेतु 2 से 3 छिड़काव मोनोक्रोटोफास 0.5% आधा मिली दवा 1 लीटर पानी का छिड़काव करें या रोगार 0.1% 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी घोल का छिड़काव करें। और ज़रूरत पड़े तो उसका फिर 15 दिन के बाद इमिडाक्लोरपिड का हम स्प्रे करेंगे। तो इस तरीके से हम जो मधुआ कीट है वो काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि वो मधुस्राव भी छोड़ते हैं। पत्ते काले रंग के हो जाते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है, उसका फूल कमज़ोर हो जाता है, फल लगने की स्थिति नहीं के बराबर होता है। तो इस चीज़ में आपको विशेष सतर्कता बरतना है कि जैसे ही इस तरह का स्थिति आए तो आप मधुआ कीट को नियंत्रण में रखें, तो आपका फल अच्छी तरह से आएगा। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम 12 जिला धनबाद के कृषक रोशन लाल ने। यह मधुमक्खी पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रोशन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मधुमक्खी पालन की शुरुआत कब और कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी युवक युवती या कोई भी बेरोजगार व्यक्ति, हर कोई मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकता है, मधुमक्खी पालन का काम कर सकता है। किसान भाइयों, अगर आप मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं तो वे इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखें और मधु बॉक्सों को कहां से प्राप्त करें, और इसी के साथ आप इन बॉक्सों की देखभाल किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। बिना प्रशिक्षण लिए करना आप विफल हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए आप कीट विज्ञान विभाग में मधुमक्खी पालन विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है या विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आपको मधुमक्खी पालन की मधुमक्खी बक्से या उपकरण के खरीदने की जानकारी आपको देता हूं कि अगर आपको उपकरण ये सारी चीज़ें खरीदनी है तो आप स्वतः खुद से कहीं पे भी कोई जो मधुमक्खी पालन यंत्र या मधुमक्खी बक्से की बिक्री कर रहा हो, मधुमक्खी पालक या कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है, आप उससे तो खरीद सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनको वित्तीय सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपको बताऊं कि बिहार सरकार के द्वारा अनुदान चलाया जा रहा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में, तो एक व्यक्ति को एक बार में 5 ही बक्से मिलेंगे और अगले 3 साल तक बक्से फिर नहीं मिलते हैं। रही बात अब अनुदान की राशि की, तो एक बक्से का जो दाम है बिहार सरकार के अनुसार उसका 4000 रुपये दाम है, और जो अनुदान का जो प्रतिशत वो 50%, यानी कि 50% की छूट रहेगी। 2000 रुपये प्रति बक्से की दर से आपको 10,000 रुपये में 5 बक्से मिल जाएंगे, जबकि वास्तव में उनका मूल्य 20,000 रुपये होता है। किसान भाइयों, जब आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत करते हैं तो मधुमक्खियों के भोजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भोजन न मिलने पर मधुमक्खियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो कृत्रिम भोजन तैयार करने के लिए आप 1 किलोग्राम चीनी 1 लीटर पानी में घोलकर तैयार कर लें और प्रति बक्से में करीब 1 किलोग्राम तक रख दें, जिससे मधुमक्खियां अपना भोजन प्राप्त कर सकती हैं। इनके लिए जो इनका मुख्य भोजन होता है वो पुष्परस जो फूलों से मिलता है, और दूसरा पराग होता है वो भी जो फूलों से मिलता है, दोनों। तो इनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन के लिए फूलों की उपलब्धता उनके आसपास होनी चाहिए। वर्तमान में अभी इटालियन मधुमक्खी का व्यापक पैमाने पर पूरे देश में पालन किया जा रहा है। तो ऐसे में इटालियन मधुमक्खी का जो एक बक्से से अपने कम से कम वो एक बक्से से 1.5 किलोमीटर बाएं, 1.5 किलोमीटर दाहिने, 1.5 किलोमीटर आगे, 1.5 किलोमीटर पीछे, यानी कहने का मतलब 3 किलोमीटर के रेडियस में ये चरने के लिए जाती हैं, यानी पुष्परस और पराग इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बक्से के 3 किलोमीटर के दायरे में इटालियन मधुमक्खी के एक बक्से से उसके उपज की बात करें तो सामान्यतः जो पूरे देश का औसत है एक बक्से का वो 35 किलोग्राम प्रति बक्सा प्रति वर्ष है।
हम उसके दुगने यानी कि लगभग 1,20,000 की प्राप्ति विभिन्न माध्यमों से शहद की बिक्री कर करके, मधुमक्खी परिवार बढ़ा कर करके, उसमें कुछ मात्रा में पराग भी उत्पादित कर करके हम लगभग 1,20,000 रुपये अर्जित कर सकते हैं। इस तरह से 60,000 रुपये की लागत को अगर हम घटा दें तो एक साल में 10 बक्सों से हम आराम से 60,000 रुपये लाभ अर्जित कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्के की फसल में तना छेद कर कीट की रोकथाम। सदाबहार तिलहनी फसल सूरजमुखी की वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजा फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।